नमस्कार। आज आपके सामने आज के समाचार पत्रों के महत्वपूर्ण तथ्यों एवं संकल्पनाओं का संकलन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। फर्स्ट टॉपिक है, बदहाली से उबर नहीं पा रही किसानी। किसानों के सामने हमेशा संकट बना रहता है। प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी कारण से फसल बर्बाद हो गई तो खेती के लिए लिया गया कर्ज न चुका पाने के कारण किसानों के सामने रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। क्या है, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसान की लागत देकर देश के विकास संबंधी दावे बेनामी लगते हैं। इसका बड़ा कारण है कि सरकार को किसानों पर जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया गया है। इस समय लोकसभा चुनाव की सरगर्मी है और हर दल ने अपने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए ढेर वादे किए हैं, मगर दूसरी तरफ हकीकत यह है कि किसान अपनी मांगे लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी लागू करने का वचन दिया था, मगर केवल वादे बनकर रह गए। हमारे देश में अभी किसानों की औसत आय इतनी कम है कि उनसे उनका भरण पोषण नहीं हो पाता। विडम्बना है कि भारत में अन्नदाता की आमदनी सरकारी विभाग के मामूली कर्मचारी से भी कम है। सरकार की तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद देश के किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। उनकी इस बदहाली के पीछे कहीं न कहीं सरकारी नीतियां ही जिम्मेदार है। जहां कृषि को कभी देश के विकास की मुख्य धारा का मानक समझा ही नहीं गया। बीज, खाद, कीटनाशक आदि के नाम पर छिटपुट सब्सिडी और कृषि ऋण के अलावा किसानों के लिए आज भी कोई विशेष सरकारी सुविधा नहीं। यही वजह है कि किसानों के सामने हमेशा संकट बना रहता है। प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी कारण से फसल बर्बाद हो गई तो खेती के लिए लिया गया कर्ज न चुका पाने के कारण किसानों के सामने रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं, मगर उनकी निराशा आत्महत्या तक ले जाती है। वही जरूरत से ज़्यादा उत्पादन भी आफत का कारण बन जाता है, क्योंकि तब फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और उन्हें औने पौने दामों में बेचना पड़ता है। अगर उत्पादन अधिक हो जाए तो भी सरकार किसी न किसी बात के रोने लगती और कम रहे तब भी होती है। भारत में तकरीबन 60% आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। इसलिए देश में कृषि और किसानों की भूमिका से कोई भी सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती। जहां तक कृषि सुधारों का प्रश्न है, देश के किसानों समेत सभी सरोकार रखने वाले पक्ष इस बात पर एकमत है कि किसानों की आर्थिक स्थिति में तुरंत सुधार हो। देश की राजनीति को किसानों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। इसके लिए किसानों और राजनीतिक पार्टियां दोनों को ही अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। दुर्भाग्यवश किसानों को मात्र एक वोट बैंक के रूप में देखा जाता है और किसानों की विडंबना यह है कि वे आसानी से इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। इसके चलते किसान किसान राजनीति में गौण हो जाता है। इसके लिए सभी को राष्ट्र हित में अपना नजरिया बदलने की आवश्यकता है। किसान मात्र वोट बैंक से कहीं अधिक भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है, जिनका विकास राष्ट्रीय संपन्नता का आधार है। इसलिए राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर सभी को खेती किसानी की हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा। उनके हालात सुधारने के लिए राजनीति से बाहर आकर फैसले करने होंगे। यह ठीक है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई है, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। पिछले 2 दशक में जो भी सरकार है उन्हें कृषि क्षेत्र पर उचित ध्यान नहीं दिया। बेशक कृषि क्षेत्र के लिए कई योजनाएं शुरू की गई, लेकिन उनका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं किया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन जैसी कई योजनाएं चल रही, लेकिन सही तरीके से क्रियान्वयन न होने की वजह से किसानों को उनका जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि सरकार द्वारा संचालित कई योजनाओं के बारे में तो किसानों को पता ही नहीं है। यानी कागज पर योजनाएं तो है, लेकिन किसानों की पहुंच से दूर है। अक्सर यह बात कही जाती है कि हमारी अर्थव्यवस्था सबसे चमकदार अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, मगर चमकदार अर्थव्यवस्था में किसानों की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है। इस सच्चाई को कोई सरकार स्वीकार नहीं करना चाहेगी। भले ऊंची विकास दर अर्थव्यवस्था की गतिशीलता का पैमाना हो, मगर खाद्य असुरक्षा को लेकर कृषि प्रधान देश की ऐसी दुर्दशा निश्चित ही गंभीर बात है। दूसरी तरफ देश की आबादी 1 करोड़ 41 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। द मिलेनियम प्रोजेक्ट के रिपोर्ट में कहा गया कि 2040 तक भारत की आबादी लगभग 1 करोड़ 57 करोड़ हो जाएगी। ऐसे में सभी को भोजन उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कृषि क्षेत्र जिस घोर संकट में फंसा हुआ उसका एक बड़ा कारण किसानों की खेती से मोह भंग है। किसान और किसान जितने मुश्किलों से गुजर रहे वह जानने के लिए किसी अध्ययन और शोध की जरूरत सरकार को नहीं होनी चाहिए।
वर्षों से देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों द्वारा आत्महत्या की खबरें आती रही है, तो दूसरी तरफ तेजी से खेती से विमुख हो रहे लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही। इस हालात में खासकर तब जबकि बेलगाम आबादी के लिए मंडराते खाद्यान्न संकट के मद्देनजर सरकार एक और हरित क्रांति की जरूरत पर जोर दे रही। अगर भारतीय कृषि और किसान को गहरे संकट से उबरना है तो कुछ बड़े और कड़े फैसले सरकार को करने होंगे। भले पिछले दशक में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण में चाहे जितना इजाफा किया गया हो, पर आज भी छोटे और सीमांत किसान अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए सेठ साहूकारों की ही मदद लेते हैं। ऐसा लगता है कि बैंकों को ऋण सुविधाओं का अधिकतर लाभ वही किसान उठा पड़ा है जो कर्ज चुकाने की स्थिति में है। अगर किसानों को खेती से लाभ दिलाने के लिए दीर्घकालिक उपायों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो स्थिति भयानक हो सकती है। साफ है कि खेती में लागत बढ़ने और उचित मूल्य न मिल पाने से देश के किसानों की माली हालत ठीक नहीं है। इसलिए खेती अब किसानों के लिए लाभप्रद व्यवसाय नहीं रह गई है और खेती से मोह भंग के कारण वे लगातार वैकल्पिक रोजगार तलाश रहे। अगर किसानों और कृषि के प्रति संजीदगी नहीं दिखाई गई तो वह दिन दूर नहीं जब हम खाद्य सुरक्षा की तरफ तेजी से बढ़ जाएंगे। आयातित अनाज के भरोसे खाद्य सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। साथ ही इस देश के किसानों को आर्थिक उदारवाद के समर्थकों की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। अगर देश की हालत सुधारनी और गरीबी मिटानी है तो कृषि क्षेत्र की हालत सुधारना सबसे जरूरी है। इसके बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। इस टॉपिक का इस्तेमाल आप भारतीय कृषि या फर्स्ट पेपर एवं इससे में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स तीसरी बार करेगी अंतरिक्ष यात्रा। क्या है? केप कैनवेरल से आज रवाना होगा अंतरिक्ष यान। बतौर पायलट बोइंग के स्टारलाइन यान को उड़ाएगी। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 58 वर्ष की उम्र में मंगलवार को बतौर पायलट तीसरी बार अंतरिक्ष की उड़ान भरने के लिए तैयार है। वह बोइंग की स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेगी जिसे फ्लोरिडा में केप कैनवेरल के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से छोड़ा जाएगा। देखिए, सुनीता विलियम्स ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा में अंतरिक्ष में कुल 29 घंटे और 17 मिनट की 4 बार चहलकदमी करने के साथ महिलाओं के लिए विश्व कीर्तिमान बनाया। दूसरी यात्रा में उन्होंने अंतरिक्ष में 50 घंटे और 40 मिनट की चहलकदमी के साथ एक बार फिर किसी महिला अंतरिक्ष यात्री का अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक चहलकदमी करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। नेक्स्ट, चंद्रमा पर उम्मीद से कई गुना ज्यादा बर्फ। यह खोज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से जुड़े वैज्ञानिकों द्वारा की गई है, जिसमें उनका साथ आईआईटी कानपुर, दक्षिण कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला और आईआईटी धनबाद से जुड़े शोधकर्ताओं ने दिया है। अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने की दिशा में भारतीय वैज्ञानिकों के साथ एक और सफलता लगी है। चंद्रमा पर किए गए एक शोध में वैज्ञानिकों को उम्मीद से कई गुना ज्यादा बर्फ मिली है। यह बर्फ चांद की सतह के नीचे मौजूद है। इसका मतलब यह है कि चांद पर अनुमान से कहीं ज्यादा पानी हो सकता है। यह खोज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से जुड़े वैज्ञानिकों द्वारा की गई है, जिसमें उनका साथ आईआईटी कानपुर, दक्षिण कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला और आईआईटी धनबाद से जुड़े शोधकर्ताओं ने दिया। इस बारे में ISPRS जर्नल ऑफ फोटोग्रामेट्री एंड रिमोट सेंसिंग में प्रकाशित शोधों से पता चलता है कि चांद की सतह के कुछ मीटर नीचे भारी मात्रा में बर्फ मौजूद है। इस बर्फ की मात्रा चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों की सतह पर मौजूद बर्फ से करीब 5 से 8 गुना अधिक है। अध्ययन के मुताबिक यह बर्फ सतह के 1 से 3 मीटर नीचे दफन है। वैज्ञानिकों की इस खोज से चंद्रमा को ध्रुवीय गड्ढों में पानी युक्त बर्फ के पाए जाने की संभावना बढ़ गई। ऐसे में वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह जो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है वह भविष्य में चंद्रमा पर किए जाने वाले अध्ययनों के लिए फायदेमंद साबित होगी। शोध से यह भी पता चला है कि चंद्रमा के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र की तुलना में दोगुनी बर्फ मौजूद है। अनुमान है कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में जहां बर्फ का विस्तार 1100 वर्ग किलोमीटर में है, वहीं दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में यह आंकड़ा करीब 562 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुताबिक इस जानकारी से भविष्य के मिशनों में चंद्रमा से बर्फ के नमूने लेने या वहां खुदाई करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही
इसके साथ यह जानकारी चांद पर इंसानों की बसावट के सपने को सच करने में भी मददगार साबित हो सकती है। इतना ही नहीं, बर्फ की गहराई के बारे में सटीक जानकारी से भविष्य के चंद्रमा पर भेजे जाने वाले मिशन की लैंडिंग के लिए सही स्थान तय करने में मदद मिलेगी। साथ ही किसी जगह से नमूना इकट्ठा करना है, उस स्थान के चयन के बारे में यह जानकारी मददगार साबित होगी। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी है कि चंद्रमा पर यह बर्फ कहाँ से आई। इस बारे में इसरो ने जानकारी दी है कि इस बर्फ का संबंध इम्ब्रियन काल के दौरान हुई ज्वालामुखी गतिविधियों से है। इन ज्वालामुखी गतिविधियों से निकली गैस लाखों वर्षों में धीरे धीरे सतह के नीचे बर्फ के रूप में जमा होती गई। चंद्रमा पर पानी के बर्फ की उत्पत्ति और वितरण के जांच के लिए वैज्ञानिकों ने 7 उपकरणों की मदद ली है। इनमें चंद्रमा के टोही ऑर्बिटर पर लगे रडार, लेजर, ऑप्टिकल, न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर और थर्मल रेडियोमीटर शामिल थे। गौरतलब है कि इस अध्ययन के नतीजे इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के पिछले अध्ययनों का भी समर्थन करते हैं। इसका इस्तेमाल आप इसरो के सब उपलब्धियों में कर सकते हैं। BSNL के 4G सेवाएं अगस्त से देश भर में, यह प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा था। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड की 4G सेवाएं अगस्त से देश भर में चालू हो जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL इस साल अगस्त से पूरी तरह से स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित 4G सेवाएं देश भर में शुरू कर देगी। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात में 2027-28 तक भारतीय एयरलाइंस की 50% होगी हिस्सेदारी। भारतीय एयरलाइन कंपनियां वित्त वर्ष 2027-28 तक देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात की 50% जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्राइसिल ने सोमवार को यह जानकारी अनुमान लगाया है। एजेंसी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात में भारतीय एयरलाइन कंपनियों की हिस्सेदारी 2027-28 तक 50% हो जाएगी, जो पिछले वित्त वर्ष में 43% थी। क्राइसिल रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह सुधार भारतीय एयरलाइन द्वारा अतिरिक्त विमानों की तैनाती और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नए मार्ग जोड़ने के साथ साथ विदेशी एयरलाइन की तुलना में बेहतर घरेलू संपर्क के बल पर होगा। रिपोर्ट में यह कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय यातायात में उनकी बढ़ती हिस्सेदारी के चलते भारतीय एयरलाइन कंपनियों की व्यावसायिक स्थिति मजबूत होगी, जो घरेलू क्षेत्र की तुलना में अधिक लाभदायक है। क्राइसिल के अनुसार भारत का अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात वित्तीय वर्ष 2023-24 में करीब 7 करोड़ तक बढ़ गया है। वैश्विक महामारी से प्रभावित वित्त वर्ष 2020-21 में यह 1 करोड़ के निचले स्तर पर आ गया था। इसमें कहा गया कि भारतीय एयरलाइन की हिस्सेदारी वैश्विक महामारी के बाद तेजी से बढ़ी है। क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक मनीष गुप्ता ने कहा कि वैश्विक महामारी के बाद खर्च करने के तरीकों में काफी बदलाव आया है, जो कि भारतीयों के अवकाश के लिए विदेश जाने की इच्छाओं से स्पष्ट है। इसका इस्तेमाल आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति हो रही है उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या उपलब्धियां जो है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा को बनेगा फंड। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के साथ सभी प्रकार के गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार फंड की स्थापना करेगी। इसमें गिग वर्कर्स से काम लेने वाली कंपनियों को अपनी कमाई का 1 से 2% तक का योगदान देना पड़ सकता है। सरकार जो श्रम कानून ला रही है उसकी अवहेलना करने वाली कंपनियों से जुर्माने में ली जाने वाली राशि भी सामाजिक सुरक्षा फंड में जमा होगी। सभी गिग वर्कर्स का पंजीयन अनिवार्य होगा और उनके पंजीयन की जिम्मेदारी भी कंपनियों को देनी होगी। केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र एवं सभी गिग वर्कर्स और उनके परिवार को इलाज के लिए भविष्य निधि जैसी सुविधा देने के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन कर सकती है। इस पर पिछले कुछ दिनों से श्रम और रोजगार मंत्रालय में लगातार मंथन चल रहा है और जल्द ही इस नियम को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस पर सरकार अपनी मुहर लगाएगी। दरअसल सरकार श्रम संहिता के 4 हिस्सों के महत्वपूर्ण नियमों को मिलाकर नई संहिता ला सकती है। गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा इस नई संहिता का हिस्सा है। निर्माण से जुड़ी कंपनियों से सामाजिक सुरक्षा कोष के लिए शेष वसूले जा सकते हैं। गिग वर्कर्स मुख्य रूप से विभिन्न सेक्टर में उनकी मांग के मुताबिक दिहाड़ी पर काम करने वाले श्रमिकों को कहा जाता है। वैसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर के लिए काम करने वाले प्लेटफॉर्म
वर्कर्स को भी पूरी सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। घरेलू सहायिका को भी मिलेगी सामाजिक सुरक्षा। सरकार घरों में काम करने वालों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की भी योजना बना रही है। इसके लिए घरों के मालिकों से आर्थिक योगदान की अपील की जाएगी। जैसे कि अगर आपके घर में कोई खाना पकाने वाला आता है और वह अटल पेंशन योजना से जुड़ा है तो आप उसकी किस्त भर सकते हैं। मंत्रालय का मानना है कि लोग अपने घरों में काम करने वाले को दिवाली, होली या कई अन्य मौके पर उपहार या नकद देते हैं। इसकी जगह वह इनकी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी वित्तीय जिम्मेदारी ले सकते हैं। काम छोड़ देने पर यह जिम्मेदारी उस घर के मालिक की हो जाएगी जिनके यहाँ वह काम शुरू करेगा। इसका इस्तेमाल आप सामाजिक सोशल इशू में कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि मार्च में 14 वर्ष के उच्चतम स्तर पर है। भारत में सेवा क्षेत्र की गतिविधियां अनुकूल आधारित परिस्थितियों और मजबूत मांग के दम पर अप्रैल में 14 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। मौसमी रूप से समायोजित HSBC इंडिया भारत सेवा PMI कारोबारी गतिविधि सूचकांक मार्च में 61.2 थी, जो अप्रैल में गिरकर 60.8 हो गई। खरीद प्रबंधन सूचकांक की भाषा में 50 से ऊपर का अंक का मतलब गतिविधियों में विस्तार से और 50 से कम अंक का आशय संकुचन से होता है। नेक्स्ट, धर्मशाला में बिछाई गई भारत की पहली हाइब्रिड पिच। इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव PT में किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने धर्मशाला क्रिकेट मैदान में स्थापित भारत की पहली हाइब्रिड पिच का अनावरण किया। नेक्स्ट, रंगीन टीवी कार्यक्रम प्रसारित करने वाला पहला सैटेलाइट लॉन्च। 1963 में आज ही नासा ने दूरसंचार कंपनी AT&T के लिए टेलस्टार 2 संचार सैटेलाइट लॉन्च किया था। इसी सैटेलाइट ने पहला रंगीन ट्रांस अटलांटिक टीवी कार्यक्रम प्रसारित किया था और इसे मूल टेलस्टार के स्थान पर भेजा गया था, जिसने ट्रांजिस्टर क्षति के कारण काम करना बंद कर दिया था। नेक्स्ट, लंदन में रॉयल ड्यूरी लेन के नाम पर खुला पहला थिएटर। नेक्स्ट, सूर्य से उभरा पृथ्वी से 10 गुना बड़ा सन स्पॉट। सौर विज्ञानियों ने जताई इस सतह जबरदस्त विस्फोट की आशंका। नैनीताल, सूर्य की सतह पर इन दोनों सन स्पॉट सौर कलंक उभर रहे हैं। खतरनाक सन स्पॉट AR3663 पृथ्वी से 10 गुना बड़ा आकार ले चुका है। यह अब तक का सबसे बड़ा सन स्पॉट है। सौर विज्ञानियों ने इस सप्ताह इसमें जबरदस्त विस्फोट की आशंका जताई है। नैनीताल के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के पूर्व कार्यवाहक निदेशक व सौर विज्ञानी डॉक्टर बहाउद्दीन के अनुसार AR3663 अप्रैल की शुरुआत में अस्तित्व में नहीं आया था। इसके बाद इसने तेजी से उभरना शुरू किया और यह सूर्य की सतह पर जबरदस्त ढंग से फैल चुका है। इस सनस्पॉट का विकास अप्रत्याशित तरीके से हुआ है। इसमें लगातार विस्फोट हो रहे हैं। नासा की सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी की तस्वीरों में को कैद कर रही है। इस सनस्पॉट ने एक मिश्रित ध्रुवीयता वाला बीटा गामा डेल्टा चुंबकीय क्षेत्र विकसित किया है। इसका मतलब यह है कि यह अस्थिर व शक्तिशाली एक्स क्लॉज के विस्फोटों के लिए ऊर्जा भीतर जमा है। इसने 3 मई को X 1.6 श्रेणी की ज्वाला छोड़ी और 4 मई को M 9.1 श्रेणी की ज्वाला छोड़ चुका है। इसमें आगे भी विस्फोट जारी रहेंगे। इस सप्ताह के अंत तक इसके भड़कने की आशंका है। जबरदस्त विस्फोटों के कारण सैटेलाइट, हवाई सेवाओं और विद्युत उपकरणों को खतरा हो सकता है। डॉक्टर बहाउद्दीन के अनुसार सूर्य हमारी पृथ्वी से आकार में 109 गुना बड़ा है। वर्तमान में चल रही सौर सक्रियता 2025 तक जारी रहेगी। इस समय सूर्य अत्यधिक सौर सक्रियता की स्थिति में है। 11 वर्षीय सौर चक्र के बीच कुछ साल सूर्य बेहद सक्रिय अवस्था में रहता है। इस दौरान सूर्य पर जबरदस्त विस्फोटों के साथ ज्वालाएं निकलती है और उच्च ऊर्जावान कणों के साथ भू चुंबकीय सौर तूफान पृथ्वी तक पहुंचते हैं, जिनसे हमारे सैटेलाइट, हवाई सेवाओं व विद्युत उपकरणों को नुकसान का खतरा रहता है, जिस कारण विज्ञानियों की नज़र सूर्य की गतिविधि पर रहती है। नेक्स्ट, युद्ध की जीत की वर्षगांठ पर लड़ा गया नकली युद्ध क्या है?
मैक्सिको सिटी में सिनको डी मायो उत्सव के दौरान प्रसिद्ध बैटल ऑफ पुएबला का मंचन किया गया। प्रतिभागियों ने मैक्सिकन सेना और फ्रांसीसी सैनिकों की पोशाक में एक दूसरे से युद्ध लड़ा। 5 मई 1862 ईस्वी को बेनिटो जुआरेज के प्रति वफादार मैक्सिकन सेना ने नेपोलियन तृतीय की फ्रांसीसी सेना को पुएबला युद्ध में हरा दिया था। इस जीत की वर्षगांठ प्रतिवर्ष पुएबला में मनाई जाती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुएबला का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो मैक्सिको और फ्रांस के बीच हुआ था। दाखिले के लिए 25 तक करें आवेदन। दिल्ली विश्वविद्यालय इस साल 80 से अधिक परास्नातक विषयों में दाखिला देने जा रहा है। दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 मई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से सोमवार को आयोजित वेबिनार में दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीत गांधी ने छात्रों से जानकारी साझा की। डीयू के यूट्यूब चैनल पर इस बारे में छात्रों ने सवाल भी किए। प्रोफेसर हनीत गांधी ने बताया कि परास्नातक में छात्र अधिक से अधिक कोर्स और कॉलेजों को प्राथमिकता दें। ज्ञात हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ और साउथ कैंपस के अलावा कुछ कॉलेजों में और ग्वायर हॉल में पीजी की डिग्री की पढ़ाई होती है। वेबिनार में बताया गया कि CUET के देने के दौरान जिन अभ्यर्थियों ने दिल्ली विश्वविद्यालय का विकल्प नहीं भरा है वह भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से पीजी दाखिला प्रक्रिया के दूसरे चरण सामान्य सीट आवंटन प्रणाली में पंजीकरण करा सकते हैं, लेकिन बिना CUET के पीजी में दाखिला नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, कानपुर में बनेगा हाइड्रोजन ईंधन वाला इंजन। लैब में विकसित की जाएगी हाइड्रोजन ईंधन वाले इंजन की तकनीक। इलेक्ट्रिक लोको शेड में बनेगा रेल इंजन। रेलवे और IIT कानपुर मिलकर हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला देश का पहला ट्रेन इंजन बनाएंगे। इसके लिए IIT में अत्याधुनिक लैब सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च तैयार की गई है। यह लैब इंजन की तकनीक विकसित करेगी, जबकि इंजन इलेक्ट्रिक लोको शेड फजलगंज में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इसके लिए। कृत्रिम बारिश जंगल की आग बुझाएगी। उत्तराखंड सरकार के IIT रुड़की से चल रही बातचीत महाराष्ट्र और कर्नाटक में हो चुके प्रयोग। इसका इस्तेमाल आप पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन आदि पक्षों में कर सकते हैं। क्या है? उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार की IIT रुड़की से बातचीत चल रही है। दरअसल IIT रुड़की ने क्लाउड सीडिंग को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में 2 प्रयोग किए हैं। इसके आधार पर IIT रुड़की की ओर से राज्य सरकार को भी इस संदर्भ में प्रस्ताव दिया गया है। अब तक 5 लोगों की हो चुकी है मौत। मुख्य सचिव से पूछा गया कि आग की वजह से राज्य में अभी तक मारे गए 5 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। इस पर मुख्य सचिव ने बताया कि इन मामलों में जांच चल रही और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य में आग लगाने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। आग लगाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट चलेगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि आग लगाने वालों के खिलाफ राज्य में सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 से मिला प्रजाति को नाम। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है। जिस चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंच इतिहास रच दिया, उसी के नाम पर एक जीव की पहचान होगी। दरअसल कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने समुद्री टार्डीग्रेड का नाम चंद्रयान 3 पर रखा है। यह टार्डीग्रेड की तीसरी प्रजाति है जो भारतीय जल क्षेत्र में मिली है। टार्डीग्रेड 8 पैरों वाले बेहद ही छोटे जानवर होते हैं। इसे वाटर बियर यानी पानी का भालू भी बोलते हैं। देखने में ये बहुत छोटे भालू की तरह लगते हैं। इस सूक्ष्म जीव का नाम बैटिलिप्स चंद्रयानी रखा गया है। दुनिया भर में इस जीव की करीब 1300 प्रजातियां मौजूद हैं। डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए इन जीवों के शरीर के आसपास पानी जरूरी है। पानी न मिलने पर इनका शरीर काम नहीं करता, लेकिन जैसे ही पानी से संपर्क होता है ये दोबारा जिंदा हो जाते हैं। ये जलीय जीव हिमालय के शीर्ष से लेकर समुद्र की गहराई तक मिलते हैं। इसका इस्तेमाल प्रारंभिक परीक्षा में किया जा सकता है। नेक्स्ट, फिर उड़ान भरने को तैयार सुनीता विलियम्स। ये आप याद रखेंगे, सुनीता विलियम्स पहली बार 2006 में अंतरिक्ष में गई थी। सुनीता विलियम्स 2006 में पहली बार अंतरिक्ष में गई थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने मित्रों में भी
शेयर करें ताकि उनका लाभ उन्हें प्राप्त हो सके।